हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPAG 174 का यूनिट नंबर 14 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रोल ऑफ नॉन स्टेट स्टेक होल्डर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पिछले कुछ यूनिट्स में हमने एजुकेशन का रोल देखा, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का रोल देखा, ठीक है, गुड गवर्नेंस का रोल देखा। तो आज हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स जो भी होते हैं, जैसे कि कॉरपोरेट्स, NGOs, ट्रेड यूनियंस, यूनिवर्सिटीज़, इनका क्या रोल रहने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमें वही बताया गया है जो कि हम यूनिट नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि मिड 1980s से हमें पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ये कंसेप्ट है ये निकल के आया है, और उसी के बाद से ही ये यहाँ पर इवॉल्व होता जा रहा है। डायनामिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स होते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इंटरनेशनल एरिनाज हैं वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पॉलिसी डिज़ाइनिंग में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, इनका रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो जो नंबर है NGOs का, जिनका फोकस रहता है इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी जैसे इश्यूज़ पर, वो इंक्रीज होता जा रहा है। और कुछ रिसर्च ये भी सजेस्ट करती हैं कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो NGOs के साथ साथ यहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल अवेयरनेस बढ़ा सकें, ठीक है, ग्लोबल पॉलिसी एजेंडाज को शेप दे सकें, गवर्नमेंट्स को एजुकेट कर सकें, सिटीजन्स को एजुकेट कर सकें, और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस यहाँ पर हम उसको स्ट्रेंथ दे सकें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल्स पर। तो यही सब हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इन्होंने बता के रखा है। अब बात करते हैं कि हमने सस्टेनेबिलिटी का तो कंसेप्ट है वो तो देख लिया, पर हमें नीड क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, अब वो देखते हैं। तो पहले के टाइम पर होता क्या था कि जो देश होते थे वो अपनी सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही ध्यान देते थे, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज का भर भर के यूज़ करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेटर बनाने में लगे रहेंगे, इन्वायरमेंट को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी की वजह से आज के टाइम पर ये रियलाइज़ किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट इनफ, ठीक है, कि अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देंगे, सोशल पिलर पर ध्यान नहीं देंगे, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसे अचीव करने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो अगर हमें इसको अचीव करना है तो हम इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, हमें इन तीनों को इंटरकनेक्टेड वे में यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे हमें पर्सपेक्टिव्स भी दिए गए हैं कि क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ह्यूमन नीड्स, कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे लिए कुछ एसेंशियल नीड्स हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, वाटर, जो कि हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिन पे हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। और आज के टाइम पर जहाँ पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता जा रहा है, मतलब जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में, तो इससे हो क्या रहा है, लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, पर जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, फूड, शेल्टर, वाटर, ये तो लिमिटेड नंबर में ही है ना। तो इसको पाने के लिए अब ये लोग जो हैं वो यहाँ पर हॉस्टाइल हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर हमें इस स्ट्रगल से बचना है, अपने रिसोर्सेज को स्कार्स होने से बचाना है, तो हमें गवर्नेंस में कुछ ऐसे प्रोविजंस लाने पड़ेंगे कि ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो लॉन्ग रन तक हमारे साथ चलते रहें, और जो कि बेसिक नीड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ बने रहें, ठीक है। हमें कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जो कि सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बचा के रखें। फॉर एग्जांपल, जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये कर सकती हैं कि जो भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज का वो यूज़ कर रही हैं अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड सोर्सेज को ना यूज़ करके वो अपने रिन्यूएबल और सस्टेनेबल ऑप्शन की तरफ जा सकती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कम होगी, पैसा बचेगा, और इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हो सकता है। सेकंड है एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स, कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसे खाना तो चाहिए ही, ठीक है, पर उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हमें उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। पर 3 बिलियन लोगों का पेट भरना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आज हम देखें तो हम जिस तरीके से अनसस्टेनेबल कल्टीवेशन कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल प्लांटेशन कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, अपने खेतों में स्प्रे कर रहे हैं केमिकल वाले, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हैं,
तो इससे हो क्या रहा है, हमारे फ्यूचर पर यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिप्लीट करना चालू कर देते हैं, जिसका एक ना एक दिन हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, जब जो सॉइल है उसमें कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड बैरन बन जाती है। तो इसी से बचने के लिए हमें कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मेथड्स पर जाना चाहिए, जैसे कि क्रॉप रोटेशन करें, एक फील्ड में एक क्रॉप ना लगाकर दो क्रॉप लगाएं, ठीक है, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सकें। हाई यील्ड्स को प्रमोट करें, ठीक है, ताकि हम जो लार्ज होती हुई पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर फीड दे सकें। तो ये बात रहती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज हम सब जानते ही हैं कि आज के टाइम पर जो आधा इंडिया है उसमें 48 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जा रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो अगर हमें इसको मिटिगेट करना है, इसे कम करना है, तो हमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज का कम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, जिनसे ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा निकलती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज जाकर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे अल्टीमेटली हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसको यहाँ पर हम कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, हाइड्रो एनर्जी हो सकता है। तो ये सारे कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनका हम सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस करेंगे, हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे जो कि लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो उससे होगा क्या कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है वो कम होगी, हमारे पास पैसा ज़्यादा बचेगा। क्योंकि ये जो रिसोर्सेज होते हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि, उन्हें जो डेवलपिंग देश होते हैं वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। इनको खरीदने के लिए लेवरेज चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए। जो डेवलपिंग देशों के पास कम होता है वो ढूंढते हैं कि हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए, हमें ज़्यादा पैसे भी ना खर्च करने पड़े। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर अपने इकोनॉमिक्स को पावर अप करने के लिए कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि होता क्या है, सस्टेनेबल जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका कम से कम यूज़ किया जाता है ताकि पैसा कम लगे और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अल्टीमेटली अचीव कर सकें। तो ये बात है। उसके बाद है सस्टेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि क्योंकि हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसका भारी इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर भी हमें देखने को मिल रहा है। लाइफ का जो इकोसिस्टम है आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इस तरीके से डिपेंडेंट है कि अगर एक स्पीशीज़ को सर्वाइव करना है इस प्लेनेट पे, तो उसे कहीं ना कहीं दूसरी स्पीशीज़ पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमंस की नीड है, ठीक है, और ह्यूमंस क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को लेकर वापस क्या बेचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स को चाहिए ताकि फर्दर वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है एक स्पीशीज़ की दूसरी स्पीशीज़ पे, अगर इसमें डिसबैलेंस आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस को एनकरेज कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ली, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम कर दिया। तो ये सब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि एनजीओज का क्या क्या रोल रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो हाल ही के कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंटरनेशनल कॉपरेशन में एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रही हैं ग्लोबल गवर्नेंस के टर्म्स में अगर हम देखा जाए तो। क्योंकि ये सारी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ग्रास रूट लेवल पर काम करती हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसको यहाँ पर दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो उस हिसाब से ये अपना एजेंडा सेट करती हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में, ताकि इन्हें पब्लिक सपोर्ट मिले, एक्टिव मोबिलाइजेशन लोगों का, ठीक है, और साथ ही साथ इनका पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है ग्लोबल गवर्नेंस में।
आज अगर कोई भी देश अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाता है, ह्यूमन राइट्स पॉलिसी बनाता है, तो उसमें कहीं न कहीं हम ये मान के चलते हैं कि एनजीओज़ का रोल यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ होते हैं जो कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने का मना करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी प्रैक्टिसेज़ आज एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही हैं, उनका कहीं न कहीं हमें डायरेक्ट थ्रेट देखने को मिल रहा है एनवायरनमेंट पर। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब यहाँ पर एनजीओज़ के काम रहते हैं। और अगर देखा जाए तो एनजीओज़ का जो पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और जो ग्लोबल लेवल है, उससे होता क्या है कि जो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती हैं, उनको एक फेवरेबल ग्राउंड मिलता है। कैसे? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, ये एनजीओज़ उन ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ताकि इन एनजीओज़ के जो भी आइडियाज़ हैं, वो गवर्नमेंट के एजेंडाज़ को इन्फ्लुएंस करें, उनके जो भी इश्यूज़ हैं, उनको हाइलाइट किया जाए और इन इश्यूज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो भी इनपुट चाहिए, उनको वो इनपुट प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि वो अपने जो इश्यूज़ हैं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकें। और अगर हम पार्टिसिपेशन का एग्ज़ाम्पल देखें, तो 2002 और 1992 के जो 2 इवेंट्स थे यूएनसीईडी और डब्ल्यूएसएसडी के, उसमें सबसे ज़्यादा एनजीओ का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था। ठीक है? तो ये सब यहाँ पर हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एनजीओज़ कैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम आते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो एनजीओज़ का काम ये रहता है कि जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मॉनिटर करते हैं। जैसे कि जो भी सीरियस हम थ्रेट दे रहे हैं एयर को, वाटर को, सॉइल को फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स, उन पर ये सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है? इन्वायरमेंटल एनजीओज़ जैसे कि जो ये काम करते हैं, वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, एयर पॉल्यूशन है, डिफ़ॉरेस्टेशन है, ओज़ोन लेयर डिप्लीशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये यहाँ पर उठाने का काम करते हैं। अब ये मुद्दे उठाएँगे, ये गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल्स के साथ मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग के बाद जो गवर्नमेंट का एजेंडा आएगा, उसमें अपने आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस डालेंगे, ताकि गवर्नमेंट भी इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर लॉज़ बनाए, ताकि इन सभी से हम बच सकें। इंडिया की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे केयर इंडिया, ग्रीन पीस इंडिया, आवाज़ फाउंडेशन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया। तो ये सारे कुछ ऐसे एनजीओज़ हैं जो कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को यहाँ पर इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में और इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पर कुछ ऐसे सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स की यहाँ पर क्रिएशन की बात करते हैं, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएँ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं कि हमें कैसे किस तरीके से घर बनाने चाहिए। ठीक है? जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो भी वेरियस लेवल्स पे यहाँ पर एंगेज रहते हैं गवर्नमेंट के साथ, ताकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर अच्छे से इंटरकनेक्टेड वे में हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट से यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड। तो ये सारे कुछ इनके सोर्सेज रहते हैं जिनके यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज के टाइम पर जो एनजीओज़ हैं, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं, क्योंकि आरटीआई का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम एक्स्ट्रा डेटा गवर्नमेंट के रूल से रिलेटेड, जो भी पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उससे हम यहाँ पर अपना डेटा डिराइव कर सकें, ताकि फर्दर जो हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं, हम उसको इस तरीके से ओरिएंट करें कि गवर्नमेंट के रूल के साथ-साथ हमारा भी काम यहाँ पर निकल सके। फिर नेक्स्ट आता है एनजीओज़ इन्वॉल्वड इन डेवलपमेंटल वर्क, कि डेवलपमेंटल वर्क में एनजीओज़ का क्या रोल रहता है। तो इंडियन एनजीओज़ अगर हम देखें तो पिछले 100 सालों से डेवलपमेंटल वर्क में जो एनजीओज़ हैं वो यहाँ पर लगे पड़े हैं। वो गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं इंटरनेशनली। ठीक है? एनजीओ के जो डोनर्स होते हैं बाहर से, वो भी दूसरे एनजीओज़ को डोनेशन देते हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं कि 1947 से यहाँ पर सारा काम चल रखा है। और इनके यहाँ पर कुछ एस्पिरेशंस भी रहते हैं, जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन करना है, ठीक है? सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करना है, रिस्पेक्ट देनी है ह्यूमन राइट्स को। तो ये सारे कुछ इनके एस्पिरेशंस रहते हैं, ठीक है? जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन के साथ या गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स के साथ यहाँ पर निकाल कर रखते हैं। उसके बाद जो सिद्धार्थ सेन हैं, 1999 में ये 2 फीचर्स भी बता कर रखते हैं इंडियन एनजीओज़ के, जो कि डेवलपमेंटल वर्क में यहाँ पर एंगेज रहते हैं।
सबसे पहला ये कहते हैं कि जो इंडिया के एनजीओज हैं वो एक इंटरमीडिएटरी की लगा इंटरमीडिएट जो होता है उसकी तरह ये यहाँ पर वर्क करते हैं। जैसे कि ये डायरेक्टली गरीबों के लिए काम करते हैं। ये ऐसे काम नहीं करते कि ग्रास रूट लेवल पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो कि गरीबों के लिए काम करें और बाद में पता चले वो करप्ट हुई और ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो गई। ये ऐसे काम नहीं करते। ये डायरेक्टली यहाँ पर गरीबों तक सुविधाएं पहुँचाने का काम करते हैं। सेकंड, ये इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं। ठीक है, कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अपने खर्चे पर यहाँ पर सारी चीज़ों को संभालते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो एनजीओज होते हैं वो प्रोफेशनल्स के साथ साथ लोअर और मिडिल क्लास के लोग भी यहाँ पर चला कर रखते हैं, ताकि जो पुअर लोग हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की जा सके, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, ताकि उनका भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ सके। तो ये बात होती है एनजीओज की। अब बात करते हैं कि जो ये ट्रेड यूनियंस है उनका क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो ये पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेड यूनियन होता क्या है। तो ये ट्रेड यूनियन एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होती है वर्कर्स की, कि जो भी लेबर वगैरह हैं उन्होंने वॉलेंटरी इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बना ली, ताकि उनके इंटरेस्ट जो भी हैं वेज सैलरी को लेके, प्रोटेक्शन को लेके, सिक्योरिटी को लेके, ये सारे इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट कर सकें। अब ये जो एसोसिएशन होते हैं ये एम्प्लॉयज़ भी बना सकते हैं, एम्प्लॉयर्स भी बना सकते हैं और इंडिपेंडेंट वर्कर्स भी बना सकते हैं, जिनका काम रहता है कि वर्कर्स के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सिक्योर करके रखना उनके मेंबर्स के लिए। ठीक है, ताकि वेजेस उनकी इम्प्रूव हो सके, वर्किंग कंडीशंस उनकी इम्प्रूव हो सकें और जो भी उनके लेबर रिलेटेड राइट्स हैं वो भी यहाँ पर सेफ गार्ड किए जा सकें। तो ये रोल रहता है यहाँ पर ट्रेड यूनियंस का। ठीक है, अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करें तो ये देखा जाता है कि आज के टाइम पर जो प्रेजेंट या फ्यूचर जनरेशन्स की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनमें सबसे ज़्यादा रोल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्रेड यूनियंस का। ठीक है, क्योंकि ट्रेड यूनियन का ये डिज़ायर रहता है, ये होप रहती है कि जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है आज की प्रेजेंट की जनरेशन की या फ्यूचर की जनरेशन्स की, हमें उसे अपलिफ्ट करना है। ठीक है, थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अब ये बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चला कर रखते हैं, लॉन्ग लॉन्ग कैंपेन्स करते हैं ताकि हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी में वर्कर्स रह रहे हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और ट्रेड यूनियंस आज की अगर हम बात करें तो 2030 का जो एजेंडा है उसमें भी बहुत बड़ा रोल ये प्ले कर रहे हैं एट द ग्लोबल रीजनल नेशनल लेवल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो ट्रेड यूनियंस हैं इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, इनका एम क्या है। सबसे पहला एम है वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि पहले के टाइम पर होता क्या था कि कोई भी ज़्यादा ट्रेड यूनियंस होते नहीं थे, बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, काम ज़्यादा कराएंगे पैसे कम देंगे। ठीक है, तो ये सब पहले चलता था। पर जैसे ही ये जो ट्रेड यूनियंस हैं ये बनने लगे तो इसमें आवाज़ उठने लगी कि जो वेजेस एंड सैलरीज का जो भी ये डिफरेंशिएशन है या डिस्क्रिमिनेशन है हमें उसे यहाँ पर ख़त्म करना है, ताकि हम एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बना सकें जहाँ पर वेज और उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, वेज बोर्ड्स के थ्रू यहाँ पर हम वर्कर्स को प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बैठ कर यहाँ पर नेगोशिएशंस करें और एक डिसीजन बनाएं, जिसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। सेकंड आता है वर्किंग कंडीशंस, कि जो वर्कर हैं उसे वर्किंग कंडीशन भी तो सही मिलनी चाहिए, तभी तो वो आगे वर्क करेगा। तो जो ट्रेड यूनियंस हैं उसका ये मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो उसके वर्कर्स हैं उसकी सेफ्टी वो इंश्योर करें। जिस तरीके के इन्वायरमेंट में वो वर्कर काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो वर्केबल हो, ठीक है, जो टॉलरेबल हो। और उसमें जो भी बेसिक नीड्स आती हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, मिनिमम वर्किंग आवर्स, पेड हॉलीडेज, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, लाइट्स, ये सारी चीज़ें भी उन्हें प्रोवाइड की जा सकें ताकि वर्क वो अच्छे से कर सकें। फिर आता है पर्सनल पॉलिसीज़, कि ऐसी हम कुछ पॉलिसीज़ बनाएं उनके प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ताकि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो इन्हें अच्छे से यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। फिर नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन, कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अपने वर्कर्स में एक डिसिप्लिनरी एक्शन लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई भी वर्कर अपनी चला रहा है, ट्रेड यूनियन की सुन ही नहीं रहा है। इससे होगा कि जो ट्रेड यूनियन है वो कभी ना कभी कोलैप्स कर जाएगी, उसके सारे वर्कर भाग जाएंगे और वो यहाँ पर धरी की धरी रह जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेड यूनियंस जो हैं उनका यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर आता है वेलफेयर, जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन का, कि जो वर्कर्स हैं उनकी फैमिली है, उनके चिल्ड्रन हैं, उनको वेलफेयर प्रोवाइड कराया जाए, उनको सोशल असिस्टेंस दिया जाए। फिर आता है हमारे पास एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशंस, कि जो भी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में रिलेशन है वो इंश्योर किया जा सके, ताकि हम इंडस्ट्रियल पीस को इस्टेब्लिश कर पाएँ। ठीक है? तो ये सब है। उसके बाद आता है सेफ गार्डिंग और नेशनल हेल्थ एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कि जो भी ट्रेड यूनियन है उसका ये मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर सेटिस्फाई करके रखना, उन्हें ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करना जिसमें वर्क कर सकें, अच्छी वेजेस देना, ठीक है, पेड हॉलीडेज़ देना, प्रमोशन करते रहना। तो ये सारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, जिससे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे रहते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स यहाँ पर कम रहते हैं। तो ये बात होती है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। अब बात करते हैं कि जो इंडिया में ट्रेड यूनियन काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कह के रखा है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर किसी ट्रेड यूनियन में, तो हमें उसे कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि किसी कोर्सिव मीन्स के। कोर्सिव मतलब बंदूक की नोक पे या किसी भी हथियार के दम पर हम किसी से भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते। हमें एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय है उसके बीच का जो रास्ता है वो निकालना चाहिए, ताकि वर्कर भी खुश रहे और जो एम्प्लॉयर है वो भी खुश रहे। ठीक है? उसके बाद जो इंडिया में ट्रेड यूनियन काम करते हैं वो उन्हें वेज वेरिएशन से बचाते हैं, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू पीसफुल मेजर्स। उसके बाद है जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करते हैं किसी मेडिकल इमरजेंसी में अगर उन्हें काम आए तो। उसके बाद जो भी जो ये ट्रेड यूनियन होते हैं वो अपने वर्कर्स के यहाँ पर इंटरेस्ट को भी यहाँ पर सेफगार्ड करने की बात करते हैं, ताकि ट्रेड यूनियन प्रोटेक्टेड रहे और जो वर्कर्स हैं उन्हें ऐसा भी ना लगे कि वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो ये सारे काम रहते हैं यहाँ पर ट्रेड यूनियंस के। तो ये था इस यूनिट का पार्ट 1। थैंक यू।